हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक और कॉस्टिंग की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास के अंदर। मित्रों, हम लोग अभी तक मटेरियल और लेबर कॉस्टिंग कवर अप कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है ओवरहेड्स या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 से 10 नंबर तक की वेटेज रखता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। तो अगर आप मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये तीन चैप्टर्स कर लेते हो अच्छे से, तो आप ये मानो कि आप लगभग लगभग 20 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। यानी कि ये तीन चैप्टर आप लोग के 20 नंबर तैयार करवा सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। इजिली आप यहां पर नंबर्स जो है वो सिक्योर करके रख सकते हैं। राइट। आज के इस सेशन में आप लोग अपने साथ स्टडी मटेरियल रखेंगे क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से होंगे। राइट। तो सर हम कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे हमारे समरी बुक से और हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। तो स्टडी मटेरियल आपके हाथ में रहेगा तो रिवीजन करने में हो जाएगी हमको बहुत ही ज्यादा आसानी। अगर आपको चाहिए कि सर जो नोट्स आप यूज कर रहे हो वो हमको भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है द्रोणाचार्य बैच का, वहां पर क्लिक करिए, आप पीडब्ल्यू ऐप पर पहुंच जाएंगे, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करिए। द्रोणाचार्य बैच के अंदर अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लीजिए। नोट सेक्शन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ना ही सिर्फ मेरे, बाकी अदर फैकल्टीज के जो आपके लिए रिवीजन सेशंस ले रहे हैं सीए वाला के चैनल पे। राइट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेंगे। मित्रों सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। यहाँ पे इन डिटेल हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस कर लेंगे। इस सेशन का सिंपल सा पर्पस है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, आपको जल्दी से चीजों को रिवाइज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काम की है। लास्ट डे ऑफ द एग्जाम पे आपके लिए वीडियोस अमृत की तरीके काम करेंगी क्योंकि सारा के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही क्रिस्प मैनर में सर्व कर दिए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। राइट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं सर? जितने भी आपके ये इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, आपके जो इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अगर इनको मर्ज कर दिया जाए तो हमारे पास निकल कर आ जाता है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या है सर? ओवरहेड्स इज अ सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए, इस प्रोडक्ट को, लेट्स से इस कैलकुलेटर की बात करें, तो इस कैलकुलेटर को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा है। रॉ मटेरियल ये जो प्लास्टिक है, ये जो बटन्स हैं, ये जो स्क्रीन है, ये मुझे पता है सर। एक स्क्रीन लगी है, एक सेट ऑफ बटन्स लगे हैं, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक लगी होगी, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होगा, एक इसके अंदर सेल लगा होगा। तो इसके अंदर मटेरियल कितना लगा है मुझे पता है। एक यूनिट ऑफ कैलकुलेटर को बनाने में मेरे कितने लेबर आवर्स लगे हैं मुझे पता है। एक यूनिट ऑफ कैलकुलेटर को बनाने में मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं ये मुझको पता है। लेकिन सर एक यूनिट ऑफ कैलकुलेटर को बनाने में मेरा फैक्ट्री का रेंट कितना लगा है, मेरी सुपरवाइजर की सैलरी कितनी लगी है, सर मशीन का ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स का खर्चा एक कैलकुलेटर पे कितना हुआ है, सर मशीन के डेप्रिसिएशन का एक यूनिट पे खर्चा कितना है, सर जो वॉचमैन की सैलरी दे रहे हैं वो पर यूनिट ऑफ कैलकुलेटर कैसे निकलेगी? सर ये नहीं निकलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। फैक्ट्री का रेंट, मशीन्स का डेप्रिसिएशन, वॉचमैन की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, मशीन्स के ल्यूब्रिकेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन इन खर्चों को भी तो हमें हमारे प्रोडक्ट पे चार्ज करना है, तभी तो हम सही तरीके से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे ओवरहेड्स को प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करें, कैसे हम ओवरहेड्स को हमारे फिनिश गुड के ऊपर चार्ज करें। मटेरियल की कॉस्ट तो मटेरियल चैप्टर ने सिखा दी, लेबर की कॉस्ट तो लेबर चैप्टर ने सिखा दी। जब तक ओवरहेड्स नहीं पता लगेंगे तब तक टोटल कॉस्ट नहीं आ पाएगी, और जब तक टोटल कॉस्ट निकल कर नहीं आएगी तब तक सही सेलिंग प्राइस डिटरमिन नहीं हो पाएगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हमें ये समझना है कि हमें ओवरहेड्स को किस तरीके से चार्ज करना है हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी फैक्ट्री में ये कैलकुलेटर बनता है, हमारी फैक्ट्री में ये रिमोट कंट्रोल बनता है, तो ओवरहेड्स को किस तरीके से चार्ज करना है इस कैलकुलेटर पे और इस रिमोट कंट्रोल पे, ये हम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। राइट। स्टार्ट करें उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ओवरहेड्स कितने तरीके के होते हैं। ओवरहेड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक ओवरहेड्स,
स्पेसिफिक ओवरहेड्स किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। इन ओवरहेड्स का बेनिफिट किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मिलता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ओवरहेड्स। एक होते हैं कॉमन ओवरहेड्स। कॉमन ओवरहेड्स क्या होते हैं सर? जिनका बेनिफिट सभी डिपार्टमेंट्स को मिलता है, उनको बोलते हैं कॉमन ओवरहेड्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि सर स्पेसिफिक ओवरहेड्स क्या हो सकते हैं, जैसे मशीन है, तो मशीन कहां पर होगी सर? फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, फैक्ट्री में स्टोर्स डिपार्टमेंट भी होता है, फैक्ट्री में मशीन डिपार्टमेंट भी होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, कैंटीन भी होती है, टूल रूम भी होता है, राइट। तो सर आपकी जो मशीन है, जो प्लांट एंड मशीनरी है, वो आपको कहां मिलेगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे मिलेगी। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो कहां पर जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। ये स्पेसिफिक ओवरहेड हो गया, राइट। लेकिन जो फैक्ट्री का रेंट है वो तो कॉमन है। सर एक फैक्ट्री है बड़ी सी, उसी के अंदर स्टोर रूम है, उधर ही प्रोडक्शन रूम है, उधर ही आपके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उधर ही कैंटीन है, और पूरे फैक्ट्री का रेंट जा रहा है। तो अब ये जो रेंट है फैक्ट्री का, ये वाला जो ओवरहेड है, ये कॉमन टू ऑल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक ओवरहेड होते हैं उनको एलोकेट करते हैं उस डिपार्टमेंट पे जिस डिपार्टमेंट को उस ओवरहेड का बेनिफिट मिला है। तो स्पेसिफिक ओवरहेड को एलोकेट किया जाता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे, और जो कॉमन ओवरहेड होते हैं राजा बेटा, उसको अपोर्शन किया जाता है उन डिपार्टमेंट्स पे जिनको उनका बेनिफिट मिला है, और जिस जिस तरीके से बेनिफिट मिला है उस रेशियो में उसे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो आपके जो स्पेसिफिक ओवरहेड्स होंगे उनको अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो वो मशीन डिपार्टमेंट में जाएगा। लेकिन आपका जो रेंट है वो कॉमन है, तो वो रेंट का खर्चा सभी डिपार्टमेंट्स में बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया घेर रहा है उसके बेसिस पे हम रेंट के खर्चे को अपोर्शन करेंगे। बात समझ में आ गया? अब हमारे पास डिपार्टमेंट्स कितने तरीके के होते हैं सर? फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन और एक डिपार्टमेंट होता है सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है सर प्रोडक्शन करना। ये जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये आउटपुट जनरेट हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है सर? ये सपोर्ट डिपार्टमेंट का काम करते हैं। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम करे, इनका प्रोडक्शन ना रुके। जैसे स्टोर्स डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है। स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास मटेरियल की सप्लाई बनी रहनी चाहिए, कभी भी मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज अ सपोर्ट डिपार्टमेंट। उसका काम क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्लांट एंड मशीनरीज लगी हुई हैं वो स्मूथली काम करती रहे, उनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती रहे, कहीं भी मशीन का ब्रेकडाउन ना हो। इसी तरीके से टूल रूम्स है, इसी तरीके से पावर रूम है। इसका काम क्या है कि कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई बनी रहे फैक्ट्री के अंदर। तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिना सपोर्ट डिपार्टमेंट के, बिना सर्विस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रन नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। अब सर कैसे आप चार्ज करोगे, कैसे चार्ज करोगे ओवरहेड्स को इन प्रोडक्ट के ऊपर, ये बताओ। तो राजा बेटा तुम्हें क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं इन डिटरमाइनिंग द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है सर? सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको सभी डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं। जितने भी ओवरहेड्स आपके इनकर हो रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, चाहे वो रेंट का खर्चा है, चाहे वो पावर का खर्चा है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो सुपरवाइजर की सैलरी है, आपको क्या करना है? सारे खर्चे आइडेंटिफाई कर लेने हैं। फिर आपके जो स्पेसिफिक खर्चे हैं उनको एलोकेट कर देना है स्पेसिफिक ओवरहेड पे। फिर आपके जो कॉमन खर्चे हैं उनको अपोर्शन कर देना है आपको अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर जो स्पेसिफिक ओवरहेड्स हैं उनको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर देना है, जो कॉमन ओवरहेड्स हैं उन्हें आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर देना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा जी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी चले जाएंगे और आपके सर्विस डिपार्टमेंट में भी चले जाएंगे। अब आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट में क्योंकि कोई भी एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को रीअपोर्शन कर देते हैं।
सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को रीअपोर्शन कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस रीअपोर्शनमेंट को हम नाम देते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस रीअपोर्शनमेंट को हम नाम देते हैं बेटा जी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझे? तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आपके पास मान लो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, P1 P2 S1 S2। ठीक है, P1 P2 प्रोडक्शन, S1 S2 सर्विस। तो सबसे पहले आपने मान लो स्पेसिफिक ओवरहेड है, वो P1 के हैं, आपने P1 को दे दिए, कुछ S1 के हैं, कुछ आपने S1 को दे दिए। फिर आपने जो कॉमन ओवरहेड थे वो आपने सबको दे दिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इस प्रोसेस को बोला गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अब आप क्या करोगे, सर्विस डिपार्टमेंट में क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को उठाकर आप ट्रांसफर कर दोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसको बोलते हैं रीअपोर्शन करना। रीअपोर्शन इज अ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेज दोगे। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे अपन क्या करेंगे, रिकवरी रेट निकालेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। रिकवरी रेट निकालेंगे, किस रेट से हमें प्रोडक्ट पे हमारा ओवरहेड को चार्ज करना है, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को ओवरहेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, स्पेसिफिक ओवरहेड्स को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है, कॉमन ओवरहेड्स को अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को उठा के आपको ट्रांसफर कर देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को रीअपोर्शन करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेन पंगा जो निकल कर आता है वो है रीअपोर्शनमेंट का तरीका क्या होता है। वो मेन है कि रीअपोर्शनमेंट का तरीका क्या होता है। तो सर रीअपोर्शनमेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। रीअपोर्शनमेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन नहीं किया जाता। जैसे मान लो आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स है, जैसे मान लो आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स है, आपके पास एक डिपार्टमेंट है P1, एक डिपार्टमेंट है P2, एक डिपार्टमेंट है S1, एक डिपार्टमेंट है S2। तो अपन क्या करेंगे, S1 का खर्चा P1 को देंगे, P2 को देंगे। हम S1 का खर्चा P1 को देंगे, P2 को देंगे, लेकिन हम S1 का खर्चा S2 को नहीं देंगे। हम S1 का खर्चा S2 को नहीं देंगे। सिमिलरली S2 का खर्चा हम P1 को देंगे, P2 को देंगे, लेकिन हम S2 का खर्चा S1 को नहीं देंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। Under this method, expenses of support department is transferred to production department only. Overheads of one support department is not transferred to another support department. तो एक सपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा P1 और P2 के पास जाएगा, लेकिन S2 के पास नहीं जाएगा। S2 का खर्चा P1 P2 के पास जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में वो S1 के पास नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड निकल कर आता है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, पहले क्वेश्चन करा दो क्या, पहले काम करते हैं मेथड देख लेते हैं। नहीं सर पहले क्वेश्चन करा दो, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आते इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको मिलेगा पेज नंबर 4.17। एक्स लिमिटेड के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 4 सर्विस डिपार्टमेंट। Expenses for these department as per primary distribution are as follows. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होकर हमको मिला है डिपार्टमेंट ए में 30 लाख रुपए, डिपार्टमेंट बी में 26, डिपार्टमेंट सी में 24। सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे पास स्टोर्स में 4 लाख, टाइम कीपिंग में 3 लाख, पावर में 1,60,000 और कैंटीन में 1 लाख। पीडी होकर आया है, हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास हॉर्स पावर ऑफ द मशीन, डिपार्टमेंट ए के पास 300, डिपार्टमेंट बी के पास 300, डिपार्टमेंट सी के पास 200। नंबर ऑफ वर्कर्स 20, 15, 15। वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन 250, 150 एंड 1 लाख। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट apportioning the cost of service department over the production department using direct redistribution method। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सर्विस डिपार्टमेंट में जो स्टोर्स वाला सर्विस डिपार्टमेंट है
इसका खर्चा कौन से बेसिस पे अपोर्शन करोगे? सर स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा अपोर्शन करेंगे वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन पे। वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन का अगर आप रेशियो निकालो तो रेशियो निकल कर आ रहा है 5:3:2, यानी कि ये 4 लाख रुपए का खर्चा 5:3:2 के रेशियो में ए, बी और सी में बांट दिया जाएगा। टाइम कीपिंग का खर्चा 3 लाख। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स मतलब सर ये लेबर का टाइम कीपिंग, लेबर ने कितनी देर काम किया, लेबर का क्या हिसाब है। तो टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का खर्चा किस पे जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो देखो 4:3:3 निकल कर आ रहा है। तो ये 3 लाख का खर्चा 4:3:3 में डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से। पावर का खर्चा हॉर्स पावर ऑफ द मशीन के बेसिस पे चला जाएगा। हॉर्स पावर ऑफ द मशीन 3:3:2, 3:3:2। और कैंटीन का खर्चा अगेन नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये 1 लाख का खर्चा हम नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि 4:3:3 में डिवाइड करते हैं। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा। तो स्टोर्स का खर्चा वैल्यू ऑफ स्टोर्स के बेसिस पे 532, टाइम कीपिंग का खर्चा नंबर ऑफ वर्कर 433, पावर का खर्चा हॉर्स पावर ऑफ द मशीन 332 एंड अगेन कैंटीन का खर्चा नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस। ये हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब अगला मेथड निकल कर आता है हमारे पास नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड क्या होता है? इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है, सर इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है। सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट वो है जिसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दी है और बाकी के सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी। फिर हम क्या करते हैं, जो ये सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट होता है इसका खर्चा सबसे पहले रीअपोर्शन करते हैं। फिर हम सेकंड हाईएस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड हाईएस्ट सर्विस डिपार्टमेंट वो है जिसने सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दी है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वाला है उसको नहीं दी। फिर हम थर्ड हाईएस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड हाईएस्ट सर्विस डिपार्टमेंट वो है जिसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, जिसने सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनको सर्विस नहीं दी है। नॉन रेसिप्रोकल मेथड क्या हो गया? यहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, लेकिन दूसरा वाला पलट के पहले वाले को नहीं देता। इसमें पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, लेकिन दूसरा वाला पलट के पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन रेसिप्रोकल हम मेथड बोल के चलते हैं। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट दैट सर्व्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सर्विस that serves the largest number of services to other service department and production department is distributed first. After this, the cost of service department serving the next largest number of department is apportioned. This process continues till the cost of last service department is apportioned. The cost of last service department is apportioned among the production departments only. तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें S3 जो है वो सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट है। S3 सबको सर्विस दे रहा है, S3 S2 को भी सर्विस दे रहा है, S3 S1 को भी सर्विस दे रहा है, S3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस दे रहा है। तो हमने S3 का खर्चा सबसे पहले बांटा P1 के अंदर, P2 के अंदर, P3 के अंदर, S1 के अंदर, S2 के अंदर। देखिए हमने S3 को खाली कर दिया, S3 को खाली कर दिया और S3 का खर्चा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया P1 P2 P3 S1 S2 के अंदर। अब जरा ध्यान से देखिए, सेकंड हमारा जो हाईएस्ट सर्विस डिपार्टमेंट है वो है हमारा S2, वो है हमारा S2। S2 के पास अपना कुछ खर्चा था, कुछ खर्चा इसके पास S3 से आया। इन दोनों खर्चों को हमने यहां से माइनस किया, लेकिन S2 ने S1 को सर्विस दी, P3 को सर्विस दी, P2 को सर्विस दी, उसने P1 को सर्विस दी, लेकिन उसने S3 को सर्विस नहीं दी। हमने S2 का खर्चा देखिए यहां बांटा, यहां बांटा, यहां बांटा, यहां बांटा, लेकिन यहां पर नहीं बांटा। क्लियर? इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया, इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट है। सबसे पहला ये डिपार्टमेंट है, S3 ने सबको सर्विस दी है, P1 P2 P3 को, S1 और S2 को। S2 ने P1 P2 P3 S1 को सर्विस दी है, S3 को सर्विस नहीं दी है।
S1 ने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, S2 को और S3 को सर्विस नहीं दी है। तो जो सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट है, सबसे पहले उसको अपोर्शन करेंगे, फिर सेकंड हाईएस्ट को, एंड देन फिर थर्ड हाईएस्ट। हमको सर कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है? बेटा, जो सबको सर्विस दे रहा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़े सर्विस को छोड़ के बाकी सबको दे रहा है वो दूसरा बड़ा है, जो पहले दो को छोड़ के बाकी सबको दे रहा है वो तीसरा बड़ा है। एग्जाम्पल देखते हैं तो और बात क्लियर हो जाएगी। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए। सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर एज अंडर। हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स है एक्स और वाई, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है और ये दोनों हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, डिपार्टमेंट एक्स वाई को भी सर्विस दे रहा है, ए को भी सर्विस दे रहा है, बी को भी सर्विस। डिपार्टमेंट वाई एक्स को सर्विस नहीं दे रहा, डिपार्टमेंट वाई सिर्फ ए और बी को सर्विस दे रहा है। मतलब कि एक्स सर्विस डिपार्टमेंट बड़ा है, वाई सर्विस डिपार्टमेंट सेकंड लार्जेस्ट है। तो हम नॉन रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे जो 2 लाख रुपए हैं, वो अपोर्शन करेंगे 5:8:7 के रेशियो। हम अपोर्शन करेंगे 5:8:7 के रेशियो में। हमने सबसे पहले x के खर्चों को अपोर्शन कर दिया 587। हमने x के खर्चे को y को भी दिया, a को भी दिया और b को भी दिया। ठीक है। अब y के पास 1.5 लाख था, 50,000 रुपए उसके पास x से आ गया, y के पास टोटल 2 लाख रुपए हो गए। अब y के 2 लाख को हम ट्रांसफर कर देंगे a और b में 2:3 के रेशियो में। बात समझा? तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट है। आप सबसे पहले उसको खाली करोगे एंड देन आप मूव ऑन करोगे बाकी सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला मेथड यहां पर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल जैसे कि नाम बता रहा है कि यहां पे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को देगा और दूसरा वाला पहले को देगा। नॉन रेसिप्रोकल में क्या हो रहा था, सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को दे रहा था, सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को नहीं दे रहा था। नॉन रेसिप्रोकल था, एक दे रहा था दूसरा नहीं दे रहा था। लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होगा सर, यहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को देगा और दूसरा जो है वो पहले को सर्विस प्रोवाइड करेगा। दिस मेथड रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट वेयर देयर आर 2 और मोर सर्विस डिपार्टमेंट दे में रेंडर सर्विसेज टू ईच अदर। वो एक दूसरे को सर्विसेज दे सकते हैं एंड देयरफॉर these interdepartmental services are to be given due weight while redistributing the expenses of the other service departments. This method available for dealing with the reciprocal methods. 3 methods इसमें हमारे पास आते हैं। एक आता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि सर पहले मान लो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, इसके खर्चे को उठाएंगे, इसको P1 P2 S1 में बांटेंगे। फिर S1 के खर्चे को उठाएंगे तो इसको P1 P2 और S2 को बांटेंगे। S2 के खर्चे को फिर से उठाएंगे, P1 P2 S1 में बांटेंगे। S1 के खर्चे को फिर से उठाएंगे, P1 P2 और S2 को बांटेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी फिगर्स नेग्लिजिबल नहीं हो जाती। Under this method, service department costs are distributed to other service or production departments on agreed percentage, and this process continues to be repeated till the figures of service departments are either exhausted or reduced to a small figure. Generally, हम 3 बार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जनरली हम लोग 3 बार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 3 बार साइकिल चलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3 S1 और S2 हमारे 2 सर्विस डिपार्टमेंट। ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे को उठाया, इस 2 के खर्चे को P1 को दिया, P2 को दिया, P3 को दिया, S1 को दिया। S1 के पास अपना खर्चा था और S2 से खर्चा आया, इन दोनों खर्चों को उठा के हमने माइनस किया और इस खर्चे को P1 P2 P3 और S2 को दे दिया। S2 पहले खाली हो चुका था लेकिन यहां पे फिर से फिगर आ गई। अब इस वाली फिगर को हम फिर से खाली करेंगे और P1 P2 P3 S1 में दे देंगे। S1 पहले खाली हो चुका था, S1 के पास फिर से फिगर आ गई, हम इस फिगर को खाली करेंगे, P1 P2 P3 S2 को दे देंगे। S2 यहां खाली हो चुका था लेकिन S2 के पास फिर से फिगर आ गई, तो इस फिगर को हम खाली करेंगे, P1 P2 P3 S1 में बांट देंगे।
S1 खाली हो चुका था, S1 में फिर से फिगर आ गई, हम इस फिगर को फिर से खाली करेंगे, P1 P2 P3, 3 साइकिल्स चलानी है। साइकिल नंबर 1 में S2 S1 अपोर्शन हो जाएगा, साइकिल नंबर 2 में S2 S1 अपोर्शन हो जाएगा, साइकिल नंबर 3 में S2 S1 अपोर्शन हो जाएगा। तीसरी साइकिल में जब यहां पर लास्ट में आप आओगे तो लास्ट में ध्यान रहे कि S1 के खर्चे को अब S2 पे ट्रांसफर ना करना, क्योंकि ये वाली फिगर जो हो चुकी होगी वो नेग्लिजिबल हो चुकी होगी। आइए देखते हैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर आ गया, ट्रायल एंड एरर आ गया, ट्रायल एंड एरर आ गया, अब ये रिपीटेड आ गया, ये रिपीटेड आ गया, ये रिपीटेड आ गया, ये रिपीटेड आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ और वो क्वेश्चन मैं आपको अपने एंड पे तीनों मेथड से करवा भी देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों मेथड से समझा देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को रेसिप्रोकल के तीनों मेथड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जल्दी से एक एग्जांपल बना लेता हूँ, रेसिप्रोकल के तीनों एग्जांपल्स को मैं आपको उसी के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे मेरा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। रेसिप्रोकल का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक है P1, एक है P2, एक है S1 और एक है S2, एक है S1 और एक है S2। ओवरहेड्स आपके पास गिवन है आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स आपके पास गिवन है राजा बेटा आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास गिवन है 4 लाख, यहाँ पे आपके पास गिवन है 3 लाख, यहाँ पर आपके पास गिवन है 1 लाख और यहाँ पर आपके पास गिवन है 60,000 रुपये, ठीक है। अब हुआ क्या है कि S1 ने P1 को 50% सर्विस दी है, उसने P2 को 20% सर्विस दी है और उसने 30% सर्विस S2 को दी। S2 की अगर बात करें तो S2 ने 25% सर्विस इसको दी है, 40% सर्विस इसको दी है और 35% सर्विस उसने इसको दी है। 25 प्लस 35 40, ठीक है, ये स्थिति है। तो हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर चीजों को खत्म करना है, हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर चीजों को खत्म करना है। तो P1 P2 S1 और S2, हमारे पास ओवरहेड्स आ रहे हैं आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स आ रहे हैं आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर जी यहां पर आपने कहा था कि 4 लाख आ रहा है, यहां पर आपने कहा था सर जी 3 लाख आ रहा है, यहां पर सर जी आपने कहा था 1 लाख आ रहा है और यहां पर सर जी आपने कहा था 60। तो आप पहले चाहे तो S1 को अपोर्शन करो, पहले चाहे आप S2 को अपोर्शन करो, एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं री अपोर्शन कर रहा हूं, री अपोर्शन कर रहा हूं S1 को। S1 का खर्चा जाता है 5:3 में, S1 का खर्चा जाता है 5:2 और 3 के रेशियो में। तो S1 का 1 लाख रुपए मैं यहां से खाली कर रहा हूं, S1 का मैं 1 लाख रुपए यहां से खाली कर रहा हूं, ठीक है। तो S1 का 50% यानी कि 50,000 रुपए यहां पर आ जाएगा, 20% यानी कि 20,000 यहां आ जाएगा और 30,000 यहां पर निकल। अब यहां पे S2 के पास 60 पहले था, 30 और आ गया, S2 के पास हो गए 90। S2 का मैं 90 खाली करूंगा, अब मैं री अपोर्शन करूंगा S2 के खर्चे को। S2 का खर्चा जा रहा है 5:8:7 के रेशियो में, 5:8:7 के रेशियो, ठीक है, 5:8:7 के रेशियो में। तो 90,000 को डिवाइड करा देंगे 20 से और मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, 22,500 इसके पास आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 इंटू 8, 36,000 इसके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, 31,500 इसके, ठीक है। अब देखो ये पहली साइकिल हो गई, S1 खाली हो चुका था लेकिन अब 31,500 इसके पास आ गया। तो अब हम साइकिल नंबर 2 चलाएंगे, साइकिल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम ये 31,500 को खाली करेंगे, 31,500 को खाली करेंगे, री अपोर्शन करेंगे S1 के खर्चे को 5:3 के रेशियो में, ठीक है। तो 31,500 का 50% होता है 15,750, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 6,300, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 9,450, 9,450, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो S2 खाली हो चुका था लेकिन S2 में फिर से फिगर आ गई, तो S2 का ये 9,450 में खाली करूंगा,
और 9450 को मैं रीअपोर्शन कर दूंगा 5:8:7 में। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट होता जा रहा है ये बार बार। 9450 को 20 से डिवाइड कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई किया, 2363 आ गया, 2363 आ गया, डिवाइड बाय 5 इंटू 8, 3780 आ गया, डिवाइड बाय 8 इंटू 7, 3307 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो S1 खाली हो चुका था, लेकिन S1 में फिर से फिगर आ गई। अब एक लास्ट साइकिल चलेगी, अब एक लास्ट साइकिल चलेगी, और लास्ट साइकिल में क्या होगा सर? लास्ट साइकिल में हम लोग क्या करेंगे? ये 3307 को खाली करेंगे, यानी कि हम रीअपोर्शन करेंगे S1 के खर्चे को 5:3 के रेशियो में। 3307 का 50% यानी कि 1654 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 661 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 992। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 992 को, अब ये तीसरी साइकिल है, रीअपोर्शन करना है आपको, S2 के खर्चे को, 5:8:7 के रेशियो में, 5:8:7 के रेशियो में। अब 5:8:7 की जगह आप इसे डायरेक्टली 5:8 के रेशियो में करके खत्म करिए। 992 को आप यहां पर माइनस करिए, और 992 को डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5, 382 यहां दे दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8, 610 आप यहां पर 610 आप यहां पे दे दीजिए। ये 3 साइकिल्स में आपका काम कंप्लीट। आप इसको और आगे लेके जाना चाहते थे, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी आपकी चीजें और कॉम्प्लेक्स होंगी। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर यहीं पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 3 साइकिल होने के बाद आपकी ये वाली फिगर S1 की फिगर नील हो चुकी है, आपकी S2 की फिगर भी नील हो चुकी है, ठीक है। S1 की फिगर भी नील हो चुकी है, S2 की फिगर भी नील हो चुकी है। P1 और P2 में आपके पास वैल्यूज निकल कर आएंगी, जो कि अल्टीमेटली रिकवरी रेट निकालने में काम आ जाएंगी। तो 4 लाख प्लस 50 प्लस 22,500 प्लस 15,750 प्लस 363 1654 एंड 382, 492,649, 492,649। यहां पर आ जाएगा 3 लाख प्लस 20 प्लस 36 प्लस 6,300 3,780, 3 लाख 20,000 36,600 3,780 661 एंड 367,351, 367,335। ये आपके पास निकल कर आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। ये आपके पास निकल कर आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। ये आपके पास निकल कर आ जाएंगे टोटल ओवर। दिस इज व्हाट, दिस इज रेसिप्रोकल के अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज रेसिप्रोकल के अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एक और तरीका होता है जो कि आसान होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बोलते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से किया जाता तो क्या होता? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं कि S1 की फिगर कितनी होनी चाहिए और S2 की फिगर कितनी होनी चाहिए, और उसको उठा के डायरेक्टली अपोर्शन कर देते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कहती है कि S1 की अपनी वैल्यू 1,00,000 रुपए की है, S1 की अपनी वैल्यू 1,00,000 रुपए की है, और S1 के पास S2 का 35% आता है, उसके पास 35% आता है S2 का। S2 की बात करें तो S2 के पास अपना 60,000 है, और उसके पास 30% आता है S1 का। S1 अपना 30% S2 को देता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, इसमें हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में,
पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 की वैल्यू में डाल देते हैं। तो दोस्त S1 की फिगर आ रही थी 1 लाख प्लस 35% S2 की फिगर आ रही है 60,000 प्लस 30% S1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 60,000 का 35% होता है 21,000, तो 1 लाख प्लस 21,000 प्लस 30 का 35% होता है 10.5, 10.5% S1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे S1 माइनस 10.50% S1 इज इक्वल्स टू 1,21,000। S1 100 माइनस 10 पॉइंट, S1 is equals to 1,21,000 divided by 89.5%। तो 1,21,000 को 89.5% से डिवाइड कर दोगे, S1 की फिगर निकल कर आ जाएगी 1,35,190। S1 की फिगर आ जाएगी 1,35,196। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब S1 की फिगर आ चुकी है, पुट कर दो वैल्यू ऑफ S1 किसी भी इक्वेशन में। पुट कर दो वैल्यू ऑफ S1 इन इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 60,000 प्लस 30% ऑफ S1 है 135,196, इसका 30% प्लस 60,000, ये आ जाएगा 1,05,559, 1,05,559, 1,05,559। ठीक है, ये आपके पास S2 की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है मित्रों, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर। आपके पास P1 की फिगर पता थी 4 लाख रुपए की है, आपके पास P2 की फिगर पता थी 3 लाख रुपए की है, आपके पास S1 की फिगर पता थी 1 लाख रुपए की है, और आपके पास S2 की फिगर पता थी आपके पास 60,000 रुपए की है। सबसे पहले आप री एपोर्शन करोगे S1 को किस रेशियो में, जो रेशियो पहले था 5:3, 5:3 के रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। लेकिन अब आप 1 लाख को एपोर्शन नहीं करोगे, आप एपोर्शन करोगे इस फिगर को जो आपने फाइंड करी है 135,196, 135,196, आप इसे एपोर्शन करोगे। 135,196 का 50% 67598, 67598 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 27039 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 40559, 40559। अब आप री एपोर्शन करोगे S2 के खर्चे को। S2 का खर्चा जा रहा था 5:8:7, S2 की फिगर आ रही थी 105,559, 105,559, 10, गलती हुई है क्या, 13519 का 30% प्लस 60,000, ये बेटा यहाँ पे 100 आ रहा है, 100,559, ठीक है, 100,559 आ रही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, इसको मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली फिगर देखो नील हो रही है, आप माइनस करोगे तो ये वाली फिगर देखो नील हो चुकी। इसके पास 60,000 अपना था, 40,559 उसके पास S1 से आया, ये वाली फिगर नील हो गई। अब इस खर्चे को 5:8:7 में, ठीक है, इंटू 0.5, ये आ जाएगा आपके पास 5280, 5280 डिवाइड बाय 5 इंटू 8, ये आ जाएगा 8447, 8447 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, 70392, 703,100, गलती हो गई, 100,559 इंटू 5/20, 25,140, 25,140 डिवाइड बाय 5 इंटू 8, 40224, 40224 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, 35196,
35196। अब इसको आप सॉल्व करोगे मित्रों, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि ये भी आपका नील हो चुका है, ये भी आपका नील हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3,02,7039 प्लस 40224, 36726, 367,263। और यहाँ पे आओगे 4,00,000 प्लस 67598 प्लस 25140, 49273, 492,738। ठीक है, लमसम लमसम ये फिगर आप लोग की मैच कर रही होगी। ठीक है, लमसम लमसम ये फिगर आप लोग की मैच कर रही होगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें एग्जैक्ट मैच कर जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रोसेस आपके पास यही निकल। इसके बाद तीसरा मेथड निकल कर आता है रिपीटेड के अंदर ही, रिपीटेड के अंदर ही, रिपीटेड के अंदर, सॉरी रेसिप्रोकल के अंदर ही, रेसिप्रोकल मेथड के अंदर ही आपके पास एक मेथड था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक मेथड आपके पास निकल कर आया साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक आपके पास निकल कर आया साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब तीसरा मेथड यहां पर निकल कर आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये सर्विस डिपार्टमेंट है, हम इन सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम इनके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। S1 का अपना खर्चा 1 लाख है, S2 का अपना खर्चा 60,000। 1 लाख का 30% वो S2 को दे रहा है, तो हम री एपोर्शन कर रहे हैं S1 के खर्चे को। S1 अपना 30%, S1 अपना 30% किसको दे देगा, वो S2 को दे देगा, तो 30% यहां आ जाएगा 30,000। अब S2 अपना री एपोर्शन करेगा 35%, S2 अपना 35% किसको देता है, उसको देता है। अब 35% किसका निकलेगा, आपने 1 लाख का 30% निकाला था, आपने इस 1 लाख का 30% निकाला था। अब आप क्या करोगे, अब आप इस 90,000 का 35% निकालो, इस 90,000 का 35% निकालोगे, 90,000 का 35%, 31,500। ठीक है, अब फिर से आप री एपोर्शन करोगे S1 के खर्चे का 30%। अब इस 31,500 का आप 30% निकाल के इधर दे दोगे, 31,500 का 30%, 9,450। अब इस 9,450 का आप 35% निकालोगे, इसका आप 35% निकालोगे और यहां दे दोगे, री एपोर्शन करोगे S2 के खर्चे को। S2 अपना 35% दे रहा है, ये आ जाएगा 3308, 3308। अब 3308 का 30% री एपोर्शन करो S1 का 30%, ये आ जाएगा 992। अब 992 का री एपोर्शन करो S2 का खर्चा 35, 992 का 35%, 347, 347 का 30%, 347 का 30%। वैसे 3 साइकिल में काम हो जाता है, वैसे 3 साइकिल में काम हो जाता है। 104, 104। अब 104 का 35% री एपोर्शन करो S2 का, जब तक करते रहो जब तक नेग्लिजिबल ना हो जाए। 104 का 35%, 36, 36 का 30% निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 36 का भी 30% निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 10.9, 10.9 का 35% निकाल लेना, ये आ जाएगा 3.8। और आई थिंक इतना काफी है, आई थिंक इतना काफी है। अब इनको आप क्या करोगे, इनको आप प्लस कर लोगे, इनको आप प्लस कर लोगे। ये S1 और S2 की जो फिगर्स आ रही हैं इनको प्लस कर लो, इस सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो और इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 31,500, 3308, 347, 36 प्लस 3, 135,194, 135,194। और यहां पे प्लस कर लो 60 प्लस 30 प्लस 9450 प्लस 992 प्लस 104 प्लस 10.9, 10.9 को आप 11 ले सकते हो, ये आ जाएगा 10557, 100,100,557, 100,557।
557। अब ये S1 की वैल्यू को, ये S1 की वैल्यू को और ये S2 की वैल्यू को आप क्या करोगे, एपोर्शन करो। तो P1 का खर्चा, P1 का खर्चा, P2 का खर्चा, S1 का खर्चा, S2 का खर्चा। P1 में आ रहा था आपके पास 4 लाख रुपए, P2 में आ रहा था आपके पास 3 लाख रुपए, S1 में आपके पास आ रहा था 1 लाख रुपए और S2 में आपके पास आ रहा था 60,000 रुपए। तो यहां पर आप 135,194 माइनस करोगे और यहां पर आप 100,557 माइनस, इसको आप अपोर्शन करोगे 5:3 के रेशियो में, काम हो जाएगा आपका। और इसको आप अपोर्शन करोगे 5:8:7 के रेशियो में, काम हो जाएगा आपका। अल्टीमेट फिगर्स आपके पास नील निकल कर आ जाएंगी। अल्टीमेट फिगर्स आपके पास नील निकल कर आ जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए अब ये वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल सा है, प्रैक्टिस कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 सिंपल सा है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, डिटेल में नहीं जाएंगे वरना फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी और जो पर्पस है सुपर फास्ट रिवीजन कराने का वो डिफीट हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास निकल के आएगा, अगला कॉन्सेप्ट जो बेटा हमारे पास निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मशीन आर रेट। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास निकल कर आएगा राजा बेटा, वो निकल कर आएगा मशीन आर रेट, इलस्ट्रेशन नंबर 6। पहुंचते हैं वहां पर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मशीन आर रेट होता क्या है। मशीन आर रेट क्या है सर? मशीन को 1 घंटा चलाने का जो खर्चा है वो है मशीन आर रेट। तो सर जिस डिपार्टमेंट में मशीन रखी हुई है, हम उस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे, उस सारे खर्चों को कंसीडर कर लेंगे और उनको मशीन के इफेक्टिव आर से डिवाइड करा देंगे। अब मशीन जहां पर रखी हुई है वहां पर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, मशीन के कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं। टोटल एक्सपेंसेस को आपको डिवाइड करा देना है इफेक्टिव मशीन आर से या फिर प्रोडक्टिव मशीन आर से। टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं और टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द मशीन को आपको डिवाइड करा देना है आपके प्रोडक्टिव मशीन आर से। टोटल एक्सपेंसेस दो तरीके के होंगे, एक होंगे स्टैंडिंग और एक होंगे रनिंग। स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर कौन कौन सा खर्चा आएगा सर? जहां पर जिस डिपार्टमेंट में मशीन रखी हुई है, मशीन शॉप जिसको बोलते हैं, मशीन शॉप का जो रेंट है वो ले लेंगे। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है पावर की। तो जो नहीं, यहां पर हीट एंड लाइट का मतलब यहां पर बात हो रही है आपके इलेक्ट्रिसिटी की। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो अपन ले लेंगे, वो फिक्स में आता है। फोरमैन या फिर सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो ले लेंगे। डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा, जो ऑपरेटर मशीन को चला रहा है उसके वेजेस आ जाएंगे, अगर उसको बोनस वगैरह दिया जा रहा है तो वो आ जाएगा। और इसके अलावा और कोई फिक्स कॉस्ट है तो वो पकड़ लेंगे। ये सारे फिक्स खर्चों को आप जोड़ दोगे, आपके पास टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे। फिर आप रनिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके लिए रनिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल, लुब्रिकेंट, ग्रीस, ये हो गया आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स। पावर का खर्चा, मशीन को चलाने का जो खर्चा होता है। अदर वेरिएबल कॉस्ट, इनको आप सम कर लेंगे, ये आपके रनिंग एक्सपेंसेस है। टोटल आपके पास रनिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। स्टैंडिंग चार्जेस को और रनिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और टोटल एक्सपेंसेस को प्रोडक्टिव मशीन आर से डिवाइड करा देंगे। प्रोडक्टिव मशीन आर से डिवाइड करा देंगे, हमारे पास मशीन आर रेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास टोटल वर्किंग आर होते हैं बेटा, हमारे पास टोटल वर्किंग आवर्स जो होते हैं, उस टोटल वर्किंग आवर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो टोटल वर्किंग आवर्स है 3000, मान लो टोटल वर्किंग आवर्स है आपके पास 3000 घंटे। 3000 घंटों में से मशीन को मेंटेन करने में कुछ समय जाता है। ठीक है, मशीन को मेंटेन करने में कुछ समय जाता है। आपकी फैक्ट्री 3000 घंटे काम करती है, 3000 घंटों में मेंटेनेंस के अंदर मान लो आपके 200 घंटे चले जाते हैं। हमें मशीन को सेटअप करना होता है प्रोडक्शंस के लिए। अलग अलग साइज की टी शर्ट्स बनती हैं, उसके लिए मशीन को अलग अलग साइजेस के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है, राइट। तो सर मान लो आप एक्सेल बना रहे हो, तो एक्सेल जब बन जाएगा फिर डबल एक्सेल बनाओगे, उसके लिए मशीन को डबल एक्सेल के लिए सेटअप करना पड़ेगा। डबल एक्सेल के बाद आपको एल बनाना है, तो डबल एक्सेल से एल के लिए मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो सेटअप करने में भी कुछ समय जाता है। तो मान लो सेटअप करने में आपके पास जा रहे हैं
250 घंटे। इसके अलावा बाकी आपके रनिंग आवर्स है, बाकी टाइम आपके मशीन चलती है, राइट। तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 2550 आवर्स। तो ये जो रनिंग आवर्स है राजा बेटा, ये हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं, यहां पर कोई संदेह नहीं है, ये आपके हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं। मेंटेनेंस आवर्स जो है वो हमेशा अनप्रोडक्टिव होते हैं, ये हमेशा आपके अनप्रोडक्टिव होते हैं। सेटअप आवर्स जो होते हैं ये आपके प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, ये आपके अनप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा क्वेश्चन डेटा देगा उसके हिसाब से मान लेंगे। क्वेश्चन अगर प्रोडक्टिव बोलेगा तो हम इसमें उसको ऐड कर देंगे, क्वेश्चन बोलेगा कि अनप्रोडक्टिव है तो हम फिर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपल। आइए क्वेश्चन देखते हैं तो क्लैरिटी मिल जाएगी। एक मशीन है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए की है, इसकी लाइफ 10 साल की है और इसके एंड में स्क्रैप वैल्यू की उम्मीद है 9 लाख रुपए। यानी कि अगर आप डेप्रिसिएशन निकालने जाओगे तो बाबू 1 करोड़ रुपए की आपके पास मशीन है, 1 करोड़ की आपके पास मशीन है, 100,000 माइनस 9 लाख रुपए का उसका स्क्रैप है, डिवाइड बाय 10, यानी कि आपके पास डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा 9,10,000। रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ, पूरी लाइफ में आपका जो रिपेयर्स का खर्चा आएगा वो 18 लाख का आएगा, यानी कि रिपेयर का खर्चा अगर आप निकालोगे तो 18 लाख डिवाइड बाय 10, 1,80,000 रुपए का आ जाएगा। मशीन की एक्सपेक्टेशन है कि वो 4,380 आवर्स चलेगी पूरे साल भर में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो 15 यूनिट होगा पर आवर और 1 यूनिट 5 रुपए की पड़ती है, यानी कि 1 घंटा मशीन को अगर चलाना है तो 75 रुपीज का खर्चा होगा। 15 यूनिट खर्च हो जाएंगी, हर यूनिट पे 5 रुपए लग जाएंगे, 15 इंटू 5 75, 1 घंटा मशीन चलाने का 75 का खर्चा आ जाएगा। मशीन ऑक्यूपाई करती है 1/4 एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट और इसके पास 2 पॉइंट्स है लाइट के आउट ऑफ 10। फोरमैन है कंपनी के अंदर और फोरमैन जो है वो अपना 1/6 टाइम इस मशीन को देता है। मंथली रेंट दिया हुआ है डिपार्टमेंट का 30,000 रुपए और हमारा ये कितना एरिया घेरता था? हमारा ये एरिया घेरता है 1/4, तो 30,000 रुपए का आपका मंथली रेंट है, यानी कि 30,000 का आप मल्टीप्लाई करा दो बेटा 1/4 से और मल्टीप्लाई करा दो 12 से, तो पूरे साल का रेंट निकल आएगा। 30,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 12, आपका साल भर का रेंट 90,000 आ जाएगा। लाइटिंग चार्जेस आपके पास 8,000 रुपए मंथ है, 2 लाइटिंग पॉइंट इस डिपार्टमेंट पे है आउट ऑफ 10, तो 8,000 का मल्टीप्लाई 2/10 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 8,000 का 2/10 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 19,200 रुपीज आपके पास लाइटिंग का खर्चा आ जाएगा। फोरमैन को आप 19,200 देते हो और फोरमैन अपना 1/6 टाइम देता है, तो अगर मैं फोरमैन की सैलरी की बात करूं तो सर फोरमैन का 19,200 इंटू 1/6 इंटू 12, 19,200 डिवाइड बाय 6 इंटू 12, 38,400 रुपीज फोरमैन का खर्चा निकल कर आ जाएगा। इंश्योरेंस का खर्चा 1% पर एनम आता है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख रुपए, तो इंश्योरेंस का खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा है। ऑयल्स वगैरह का खर्चा, ऑयल्स वगैरह का खर्चा 10,800 रुपए निकल कर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो ऑयल का खर्चा है ये रनिंग खर्चा है, ऑयल का जो खर्चा है ये आपका रनिंग खर्चा है। इंश्योरेंस का जो खर्चा है ये आपका फिक्स खर्चा है, स्टैंडिंग खर्चा है। लाइटिंग का जो खर्चा है ये आपका फिक्स खर्चा है। आपका रेंट का जो खर्चा है फिक्स खर्चा है। फोरमैन का जो खर्चा है फिक्स खर्चा है। आपका डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो फिक्स खर्चा है। आपका रिपेयर का जो खर्चा है वो रनिंग खर्चा है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सेटअप आवर्स कितने हैं और आपके मेंटेनेंस आर कितने हैं, तो ये मान के चलेंगे पूरे के पूरे 4380 प्रोडक्टिव है। तो 4380 आर आपकी मशीन चलती है, 1 घंटे में 15 यूनिट मशीन चल जाती है, मतलब बिजली का खर्चा कर लेती है, 5 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल है। तो आपके पास पावर का खर्चा कितना आ जाएगा? 4380 इंटू 15 इंटू 5, 3,28,500। ठीक है, तो अब आप टोटल खर्चा निकाल लो भाई। टोटल खर्चा 9,10,000 रुपए प्लस 1,80,000 रुपए प्लस 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 3,28,500 प्लस
38,400 प्लस 90,000 प्लस 19,200 प्लस 1 लाख और प्लस 10,800। तो आपका एनुअल खर्चा जो निकल कर आएगा राजा बेटा, आपका एनुअल खर्चा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, उन्हें कुछ 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 एनुअल खर्चा आपका आ रहा है 16,76,900। एनुअल खर्चा आ रहा है 16,76,900 और 4380 आर चलती है। ये मैंने पर एनम खर्चा निकाला है, पर एनम खर्चा इतना आ रहा है और साल भर में 4380 आर चलती है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर वही निकलेगा जो बुक में आ रहा है। बुक में इन्होंने मंथली बेसिस पे खर्चा निकाल दिया है, मैंने एनुअल बेसिस पे निकाला है। आंसर विल रिमेन सेम, आप चाहे मंथली बेसिस पे करो, आप चाहे क्वेश्चन को एनुअल बेसिस पे करो, आंसर में कोई फर्क निकल कर नहीं आता। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन फिर से आपको दिया हुआ है हमारे मशीन आर रेट का, इसको आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। लास्ट टॉपिक, और ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट, साफ सुथरा छोटा सिंपल सा चैप्टर था। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जब आपके रिकवर्ड ओवरहेड आपके एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा होते हैं, तो ये सिचुएशन होती है ओवर एब्जॉर्प्शन की, कि आपने ओवरहेड ज्यादा रिकवर कर लिए। और जब आपके रिकवर्ड ओवरहेड आपके एक्चुअल ओवरहेड से कम होते हैं, तो ये सिचुएशन होती है अंडर एब्जॉर्प्शन। ये सिचुएशन निकल कर आती है अंडर एब्जॉर्प्शन की। ठीक है मालिक, जब रिकवर्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा होते हैं तो ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, रिकवर्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से कम होते हैं तो अंडर एब्जॉर्प्शन होता है। रिकवर्ड होता कैसे है? रिकवर होता है जो आपका एक्चुअल बेस होता है, आपका जो एक्चुअल बेस होता है मल्टीप्लाइड बाय जो रिकवरी रेट होता है। एक्चुअल बेस मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी रेट मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने रिकवरी रेट निकाला है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर। आपने रिकवरी रेट निकाला है बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर। फॉर एग्जांपल बजटेड ओवरहेड 10 लाख रुपए के और बजटेड लेबर आवर आपके पास 1 लाख है, यानी कि आपका जो रिकवरी रेट है वो 10 रुपीज पर आवर है। अब ये रिकवरी आप किस पे करोगे? एक्चुअल लेबर आवर्स पे। अब मान लो आपके एक्चुअल लेबर आवर्स हैं, सपोज कर लेते हैं 90,000, आपने 90,000 घंटे काम किया, तो आपने रिकवरी कितनी करी? आप 10 रुपए पर आवर के हिसाब से रिकवरी कर रहे थे, जितने घंटे लेबर काम करती थी हर घंटे 10 रुपए की रिकवरी करते थे। एक्चुअल में 90,000 घंटे काम हुआ, तो आपने हर घंटे 10 रुपए की रिकवरी करी, यानी कि आपने टोटल रिकवरी करी 9 लाख रुपए। अब मानो तुम्हारे एक्चुअल जो ओवरहेड्स हैं, ये जो निकले हैं, ये क्या निकले हैं? ये रिकवर्ड निकले हैं। ये आपके क्या निकले हैं? ये रिकवर्ड निकले हैं। अब मान लो आपके एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में दिए हुए 9,50,000। अब तुम्हारा एक्चुअल में खर्चा हुआ है ओवरहेड्स के ऊपर 9,50,000, लेकिन तुमने रिकवरी करी है 9 लाख की। तो ये सिचुएशन किसको जन्म देती है? ये सिचुएशन जन्म देती है अंडर रिकवरी को, कि तुमने 50,000 रुपए की अंडर रिकवरी करी। लेकिन 950 की जगह मान लो तुम्हारे एक्चुअल ओवरहेड 875 के होते। अगर तुम्हारे एक्चुअल ओवरहेड 875 के होते और तुमने 9 लाख की रिकवरी कर ली होती, तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास 25,000 रुपए की ओवर रिकवरी निकल। इस सिचुएशन में तुम्हारे पास 25,000 की ओवर रिकवरी निकल रही होती। बात समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन में 25,000 की ओवर रिकवरी निकल रही होती। तो जब भी तुम्हारे रिकवर्ड ओवरहेड तुम्हारे एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा होंगे तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, रिकवर्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से कम होंगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा।
रिकवरी रेट बजटेड के बेसिस पे निकाला जाता है और जो भी रिकवरी निकलती है उसको एक्चुअल बेस पे रिकवर करते हैं। रिकवरी बजट के बेसिस पे निकलती है और जो रिकवरी रेट आता है वहां से ओवरहेड जब रिकवर करने की बात आती है तो वो एक्चुअल बेसिस पे होता है। तो 10 रुपए पर लेबर आवर के हिसाब से रिकवरी होनी है तो एक्चुअल में जितने घंटे लेबर काम करेगी हर घंटे 10 रुपए की रिकवरी होगी, मतलब टोटल 9 लाख की रिकवरी होगी। अब एक्चुअल खर्चा 9 लाख से ज्यादा हो सकता है, 9 लाख से कम हो सकता है। अगर एक्चुअल खर्चा 9 लाख से ज्यादा है तो रिकवरी 9 लाख की ही हुई है, मतलब रिकवरी कम हुई है। और अगर एक्चुअल खर्चा 9 लाख से कम है मतलब रिकवरी ज्यादा हो गई है, खर्चा कम है, यानी कि ओवर रिकवरी का। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ओवर रिकवरी पे नहीं आता, वो अंडर रिकवरी पे आता है। अगर आपके पास ओवर या अंडर रिकवरी है और ओवर और अंडर रिकवरी बहुत छोटी सी है, 100 200 300 रुपए की है, बहुत छोटी सी है। अब ये छोटा बड़ा किस पे डिपेंड करता है? स्केल ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, राइट। अब अगर मान लो रिलायंस जैसी कंपनी है तो वहां पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी छोटी अमाउंट है, तो वो छोटी अमाउंट को अपन कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे। लेकिन अगर अगर मान लो कोई छोटी कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में 1 लाख तो हो सकता है ना, काम की चीज है सर, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी है और वहां पर आपका 1 लाख रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है तो वो 1 लाख रुपए छोटी फिगर नहीं है। फिर वहां पर हमें उसका रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर अंडर या ओवर रिकवरी स्मॉल है तो कॉस्टिंग पीएल में चली जाती है। अंडर या ओवर रिकवरी एबनॉर्मल रीजंस की वजह से है, आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं करी थी। इफेक्टिव प्लानिंग्स की वजह से आपकी ओवर या अंडर रिकवरी निकल रही है। सही प्लानिंग नहीं करी थी, या फिर मान लो स्ट्राइक हो गई, नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोविड आ गया, इसकी वजह से अगर अंडर या ओवर रिकवरी हो रही है एबनॉर्मल कारणों की वजह से, देन ऑल्सो वो कहां चली जाएगी? कॉस्टिंग पीएल। तो सर अगर आपके स्मॉल अमाउंट है वो कॉस्टिंग पीएल में चली जाएगी, एबनॉर्मल कारण है तो भी वो कॉस्टिंग पीएल में चली जाएगी। और अगर अगर नॉर्मल कारण है तो नॉर्मल कारणों से अंडर रिकवरी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? सप्लीमेंट्री। नॉर्मल कारणों के लिए अगर आपके पास अंडर रिकवरी है तो हम वहां पर निकालते हैं सप्लीमेंट्री रेट, और उस सप्लीमेंट्री रेट को अपन चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर, फिनिश गुड्स के अकाउंट के ऊपर और डब्ल्यूआईपी के अकाउंट के ऊपर। सप्लीमेंट्री रेट निकाल के अंडर रिकवरी को चार्ज किया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के ऊपर, फिनिश गुड्स के अकाउंट के ऊपर, और उसको चार्ज किया जाता है राजा बेटा आपके डब्ल्यूआईपी के अकाउंट के ऊपर। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है? सप्लीमेंट्री रेट निकलता है जो भी आपकी अंडर या ओवर रिकवरी आ रही है नॉर्मल रीजन से, जो भी नॉर्मल रीजन से आ रही है उसको न्यूमरेटर पे रखते हैं और नीचे इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स में क्या क्या आता है? इक्विवेलेंट यूनिट्स में आता है जितनी यूनिट्स आपने बेच दी है प्लस जितनी आपके पास फिनिश गुड्स के स्टॉक में पड़ी है प्लस जितनी डब्ल्यूआईपी में है मल्टीप्लाइड बाय उनका परसेंटेज कंप्लीशन, मल्टीप्लाइड बाय उनका परसेंटेज कंप्लीशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिकवरी रेट जो था वो था ₹10 पर लेबर आवर, वो था ₹10 पर लेबर आवर, ठीक है मालिक, वो था ₹10 पर लेबर आवर। आपका एक्चुअल जो लेबर आवर थे वो 90,000 घंटे थे, आपके एक्चुअल लेबर आवर 90,000 घंटे थे, ठीक है। और आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स है वो है मान लेते हैं 10,20,000। आपके एक्चुअल ओवरहेड है 10,20,000 के, और 10,20,000 में इंक्लूड करता है 5,000 लास्ट ईयर का एंड 15,000 है कंपनसेशन टू वर्कर, ठीक है। इस 10,20,000 में, इस 10,20,000 में 5,000 पिछले साल का है और 15,000 रुपए है कंपनसेशन टू वर्कर। आपका 60% अंडर रिकवरी, आपका 60% अंडर रिकवरी इन्फ्लेशन की वजह से है। इन्फ्लेशन एक नॉर्मल रीजंस होते हैं जिन्हें आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 60% जो अंडर रिकवरी है वो इन्फ्लेशन की वजह से है, और 40% आपकी जो अंडर रिकवरी है वो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से है।
वो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, डिफेक्टिव प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से। हमें शो करना है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले आप एक बात समझना कि सर इस 10,20,000 में, इस 10,20,000 में 5,000 पिछले साल का है, तो उसे हम इस साल अंडर रिकवरी के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। और इसमें से 15,000 कंपनसेशन टू वर्कर है, ये भी एक तरीके का एबनॉर्मल आइटम ही है, इसको भी अंडर रिकवरी के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम सीधे कॉस्टिंग पीएल में भेजेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप एडजस्टेड ओवरहेड निकालोगे। एडजस्टेड ओवरहेड कैसे निकलेंगे, 10,20,000 के ओवरहेड्स हैं, इसमें से 5,000 पिछले साल वाले हैं वो हटा दो, और 15,000 रुपए इसमें वर्कर का क्लेम है जो एक एबनॉर्मल रीजन की वजह से होता है, इसे कॉस्टिंग पीएल में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा, इसे भी हटा दो। यानी कि आपके पास एडजस्टेड ओवरहेड 10 लाख रुपए के आ गए। अब इस एडजस्टेड ओवरहेड में से आप माइनस कर दो रिकवर्ड ओवरहेड। आपने रिकवरी कितनी करी सर, 90,000 घंटे काम हुआ, हर घंटे 10 रुपए की रिकवरी हुई, यानी कि 9 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। दैट मीन्स कि 1 लाख रुपए आपके अंडर रिकवर्ड है, 1 लाख रुपए की आपकी अंडर रिकवरी है, ठीक है मालिक। अब 1 लाख रुपए की जो अंडर रिकवरी है, इसमें से 60% नॉर्मल रीजंस की वजह से है, 60% नॉर्मल रीजंस की वजह से है, यानी कि 60,000 रुपए, और 40% एबनॉर्मल रीजन की वजह से है। तो जो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से है 40,000 रुपए, ये डायरेक्टली कहां जाएगी, ये 40,000 रुपए डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में जाएगी, और इस 60,000 रुपीज का सप्लीमेंट्री रेट निकाला जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी, 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी थी, एंड इसमें से हमने 9,000 सोल्ड कर दी। 10,000 प्रोड्यूस करी थी और इसमें से 9,000 हमने बेच दिए, ठीक है। हमारे पास 2,000 यूनिट्स WIP में पड़ी हुई हैं, 2,000 यूनिट्स हमारे पास WIP में पड़ी हुई हैं, जिनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जिनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60% है, जिनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60% है। तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलेगा, सप्लीमेंट्री रेट आप जब निकालते हो तो आप नॉर्मल वाले जो आपकी अंडर रिकवरी है उसको न्यूमरेटर में डालते हो, और नीचे आप डालते हो इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में आता है जितनी यूनिट्स बिक गई, आपने 9,000 बेची, जितनी यूनिट्स आपके पास स्टॉक में पड़ी है, 10,000 यूनिट्स बनाई थी, 9,000 बेच दी, तो 1,000 यूनिट स्टॉक में पड़ी है, प्लस जितनी WIP में है उनका मल्टीप्लाई उनके डिग्री ऑफ कंप्लीशन के साथ। तो आपके पास 2,000 WIP में है, उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60% है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 11,200। 60,000 को 11,200 से डिवाइड कर दिया, आपके पास सप्लीमेंट्री रेट निकल कर आ गया 5.36 का। सप्लीमेंट्री रेट आपके पास निकल कर आ गया 5.36 का। अब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आप चार्ज करोगे 9,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5.36 पर यूनिट इंटू 9,000, ये आ जाएगा आपके पास 48,214, ठीक है। फिर आप फिनिश गुड्स पे चार्ज करोगे 1,000 यूनिट्स इंटू 5.36 पर यूनिट, ये आ जाएगा 5357। मैं एग्जैक्ट डेसिमल पे चल रहा हूं, ठीक है। और आपके पास WIP में कितना आ जाएगा, WIP में 1200 यूनिट्स इंटू 5.36, 6429, 6429। अब आप क्या करोगे, एक जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 48,214, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5357, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 6429।
तो ये जो आपने सप्लीमेंट्री रेट चार्ज करके निकाला ये यहां पर आ जाएगा, और जो आपने डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में डाला है 40,000, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट 40,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,00,000, ये आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ये जर्नल एंट्री पास करने पे आपका जो अंडर रिकवरी है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जर्नल एंट्री पास करने से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है वो मैंने आपको समझा दिया, और सप्लीमेंट्री रेट निकालने के बाद जर्नल एंट्री क्या पास होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट होता है, फिनिश गुड का कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, WIP का कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट होता है, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये आपको जर्नल एंट्री पास करनी रहती है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री, इन्होंने जर्नल एंट्री पास नहीं करी है, फिलहाल मैंने आपको समझा दी। ठीक है मालिक, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आप लोग को करवा दिया। और इसी के साथ मित्रों हमारा ये जो चैप्टर है इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। अब आप लोग को अपने एंड से एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन, ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे मित्रों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय टू एवरीवन, टेक केयर।